हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकट में हुसैन फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस चली रही हैं, साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो उनके अंतर्गत राजस्थान ज्योग्राफी के आपके टॉप 25 MCQ व्याख्यात्मक विश्लेषण सहित आपके लिए लेकर के आए। यहाँ से आपके लगभग 100 या 150 क्वेश्चन कवर होंगे। इस प्रकार से हमने इसको रखा है। 25 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन व्याख्यात्मक रूप से आपका यहाँ पर 100 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, मावट क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मावट। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा है। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू या अनुत्तरित प्रश्न। पांचवा विकल्प भी आपके लिए रखा गया है यहाँ पर। तो मावट क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो मावट होती है शीतकालीन वर्षा। शीत ऋतु में राजस्थान चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं व्याख्या की। राजस्थान मावट बारिश भूमध्य रेखीय चक्रवातों से होती है, ध्यान रखना। ये जो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य रेखीय चक्रवातों के कारण होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है पश्चिमी विक्षोभ, दोनों में से ऑप्शन में आ जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। यह गैर मानसूनी बरसात स्वरूप है, जो कि पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होता है। इन तूफानों में नमी आमतौर पर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। भूमध्य सागर से लेकर भारत तक खाली मैदान व स्थल होने के कारण हवा बिना किसी अवरोध के भारत तक पहुंचती है और बारिश करती है, जो कि मावट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बनास बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, अरावली बेसिन या अनुत्तरित बेसिन। जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन के भाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका बनास बेसिन। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। मालपुरा करौली का मैदान कटा भटा बीड़ युक्त बनास क्षेत्र बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इसको एवं औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। मालपुरा करौली के मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें 280 से 400 मीटर। भीलवाड़ा शाहपुरा चित्तौड़गढ़ के मैदानी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है। शाहपुरा का जहाजपुर क्षेत्र खैराट और टोंक का मालपुरा क्षेत्र माल खैराट कहलाता है। ध्यान देना, खैराट और माल खैराट के जगह से शाहपुरा का जहाजपुर क्षेत्र और टोंक का मालपुरा क्षेत्र। जहाजपुर खैराट और मालपुरा माल खैराट के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर है। ध्यान रखना, मालपुरा करौली के मैदान का ढाल किधर है, दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर। यह श्रेष्ठ नीच चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर कांपीय जमाव नीच वाली चट्टानों को आवृत किए हुए काफी मोटाई में व्याप्त हैं। यहाँ बलि पत्थर का भी विस्तृत जमाव है। करौली, मंडरायल, मासलपुर, झाकरी, तिमनगढ़, सागर, केला देवी, गढ़पुर आदि क्षेत्रों में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा खानों से पट्टियाँ, कातले, पोटल, पत्थर आदि देश के विभिन्न स्थानों और विदेशों में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कथन सही है या सही है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती पठार दक्कन के उच्च भूमि और विंध्य क्षेत्र में विभाजित है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की 23.3% जनसंख्या निवास करती है। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 3, केवल 2। हाड़ौती पठार दक्कन के उच्च भूमि विंध्य क्षेत्र में विभाजित है। ये यहाँ पर सही आंसर रहेगा। उत्तर दक्षिण पूर्व का पठारी भाग
राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9% 6% भाग पर फैला हुआ है। भारत का पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल 9.6% पर है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ शामिल है। इस पठारी भाग की प्रमुख नदी चंबल नदी है। इसकी सहायक नदी पार्वती, काली सिंध, परवन, निवाज इत्यादि हैं। इस पठारी भाग की नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा के औसत की बात करें तो 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला। यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, जो कपास, मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अरावली और विंध्याचल के बीच संक्रांति प्रदेश कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इंधन कगार भूमि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आगे देखिए, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। जैसलमेर, नागौर, चूरू, बाड़मेर। बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, 69%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जिसमें महान मरुस्थल विभाजित है। देखिए, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के 4 जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। 25 सेंटीमीटर वर्षा कम वाले भौतिक प्रदेश या क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है उस प्रदेश को हम शुष्क मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भाग पर, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% भाग पर। ध्यान रखना, दोनों को मुक्त प्रदेश कितना है, 41.5 है, और युक्त प्रदेश 58.5। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशहरों के नाम से जाने जाने वाली क्षेत्र है, किसे कहा जाता है देशहरों? कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच का क्षेत्र, अचलगढ़ घोगंदा के बीच का क्षेत्र, लागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य क्षेत्र, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र। 69%। देशहरों किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। लागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को। तीसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। उदयपुर जिले में जरगा और लागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरियाली वाली क्षेत्र को देशहरों कहा जाता है। देशहरों राजस्थान में दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। लागा पहाड़ी उदयपुर जिले में स्थित है और जरगा की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तीर्ण है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिलों में, उदयपुर राजसमंद जिलों में। 69%। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा रहेगा? राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसे छप्पन का मैदान इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के बीच माही बेसिन में 56 नदी नाली का प्रवाह क्षेत्र है, इसीलिए इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 गाँव के कारण इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच के क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही बेसिन का पश्चिमी भाग पहाड़ी है, लेकिन मध्य और पूर्वी भाग व्यापक खेती के साथ उपजाऊ मैदान है। इन मैदानों को छप्पन मैदान भी कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित हैं। ध्यान रखना, पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बाड़मेर में। जालौर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, जालौर पठार, सतूर। 69%। जालौर पठारी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसराना भाकर। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले व्याख्या देखिए आगे। इसका आंसर फर्स्ट, इसराना भाकर जालौर जिले में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत है। डोरा पर्वत की ऊंचाई 869 मीटर। सुंदा पर्वत राजस्थान में जालौर जिले में स्थित है।
सुंदा पर्वत राजस्थान सुंदा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 2006 में सुंदा पर्वत पर राजस्थान के पहले रज्जु मार्ग रोपवे की शुरुआत की गई। सुंदा पर्वत को भालू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सुंदा माता जालौर भालू रिजर्व केंद्र भी है यहाँ पर। निम्न से जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। अलावरी स्लेट से, हेमेटाइट से, जालौर ग्रेनाइट और राइलोराइट से, क्वार्टर साइट से 68%। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? जालौर सिवाना की पहाड़ी जालौर ग्रेनाइट और राइलोराइट से। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ जालौर ग्रेनाइट राइलोराइट से निर्मित है। इस मैदानी प्रदेश में प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियाँ भी सर्वत्र विस्तृत है, जिसमें जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ हैं प्रमुख है। जालौर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ मलानी रायोलाइट की पहाड़ियाँ गुंबदाकार इंसल वर्ग के रूप में पाई जाती हैं, जिनका फैलाव मांडलिया, हेमावास, चोटीला, खेजरला, रावनिया तथा काकनी मोगरा खुर्द तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सभी को ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी प्रकार आपको व्याख्यात्मक विश्लेषण के साथ आपके 100 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ कवर हो जाएंगे। निम्न से गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में है। 5450 फीट, 5550 फीट, 5650 फीट, 750 फीट, 69%। यानी फीट में बतानी है। आपने पता था अभी तक 1722 मीटर मीटर के अंतर्गत पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर फीट में ऊंचाई पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 5650 फीट। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें 2722 मीटर। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही राज्य जिले में स्थित है। आबू अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। आबू पर्वतखंड की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। 5650 फीट, 2722 मीटर ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट। गुरु शिखर हिमालय के माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर वशिष्ठ पश्चिम घाट की नीलगिरी के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना, नीलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी गुरु शिखर। माउंट आबू क्षेत्र में अरावली की श्रेणियाँ अत्यधिक सघन और उच्चता के लिए पर्वत लिए हुए हैं। जेम्स टोड ने गुरु शिखर को एकांतता को देखते हुए बीटली संतों का शिखर कहा है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा है संतों का शिखर। इसे गुरु माथा भी कहा जाता है। गुरु शिखर का नाम ऋषि दत्तात्रेय के नाम पर पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके नाम पर पड़ा था? दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी सही ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़। जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अवरोही क्रम में रखना है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। जरगा की ऊंचाई की बात करें तो 1442 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक फैला हुआ है? राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। 69%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, 4 राज्यों में फैला हुआ है। विश्व में थार मरुस्थल का विस्तार भारत पाकिस्तान में है। भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%। भारत में थार मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में है। राजस्थान 62%, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। भारत के कुल थार मरुस्थल का राजस्थान विस्तार की बात करें 61% है। राजस्थान के कुल क्षेत्र 4 भौतिक प्रदेशों में 61.11% हिस्सा थार के मरुस्थल का है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क व विषम जलवायु,
रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, न्यूनतम तापांतर 69%। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? न्यूनतम तापांतर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। ये इसकी विशेषता नहीं है। शुष्क विषम जलवायु होती है, रेतीली बलुई मिट्टी भी है, ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, ये सभी सही है, लेकिन न्यूनतम तापांतर नहीं है। शुष्क मरुस्थल में उच्च तापमान पाया जाता है। तापमान 45 से 50 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग, गंगानगर, दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। रेत की मात्रा के कारण गर्मियों के दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर की विस्तृत विविधता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। शुष्क मरुस्थल का ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश जो शुष्क मरुस्थल है उसका ढलान किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है? लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवन है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। मावठ शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। भूवल्य वायु चक्रवात या भंवर, बरखा वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन 38%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? पता ही चल गया होगा आपको, बरखा। चौथा सवाल आपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। रेत के टीले होते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित स्थलाकृति को बरखान कहा जाता है। क्या कहते हैं? बरखान वाल का स्तूप कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बरखान वाल का स्तूप की ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। बरखान वाल का स्तूप दोनों भुजाओं के मध्य की चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। बरखान वाल का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं। इस कारण बरखान वाल का स्तूप मस्तरीयकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं। ध्यान रखना, मस्तरीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? बरखानों। राजस्थान में बरखान वाल का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी चूरू के भालेरी गांव में और बीकानेर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बरखान कहाँ पाया जाता है? वाल का स्तूप बरखान शेखावाटी चूरू के भालेरी गांव में और बीकानेर में। लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु चलने वाली गर्म पवनें स्थलीय भाषा में लू कहलाती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ रबी की फसल के लिए लाभदायक भी होती है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रेगुलर मिलते रहेंगे। साथ साथ हमारी क्लासेज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना ना भूलें। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत जोहड़ क्या है? शेखावाटी में स्थित चारागाह भूमि होती है। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाली तालाब को कहते हैं। शेखावाटी में स्थित खारी झील, शेखावाटी में स्थित पानी के कच्चे कुएं 38%। जोहड़ किसे कहा जाता है ये बताना यहाँ पर। और कई बार आया भी है एग्जामों में क्वेश्चन, फंसता रहता है यहाँ से बार बार। देख लाया, शेखावाटी क्षेत्र में स्थित पानी के कच्चे कुएं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। जोहड़ कहलाते हैं। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर में है। जोहड़ शेखावाटी पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। बीड़, शेखावाटी में चारागाह भूमियों को बीड़ कहते हैं। तोरावाटी, कांती नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी क्षेत्र का विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। सर, शेखावाटी मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। लाठी सीरीज निम्न से संबंधित है। जुरासिक काल की लकड़ी के जीवाश्म, कंकड़ पत्थर अवसादों का समूह, मरुस्थल में बनने वाले लहरदार बाल का स्तूप, सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष से 29%। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, सरस्वती नदी के भूगर्भीय जलीय अवशेष से। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा, जो कि अजमेर और नागौर के बीच में फैला हुआ लाठी सीरीज क्षेत्र है। तो इसको देख लेते हैं। सरस्वती नदी के भूगर्भीय जल अवशेष को जलपट्टी को पोखरण जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य स्थित। लाठी सीरीज की कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। ध्यान रखना, लाठी सीरीज में सेवड़ घास और लीलोड़ घास पाई जाती हैं। सेवड़ घास
लीडोर घास को घोड़ावड़ की सड़क तरीके कहा जाता है। पहाड़ी सी क्षेत्र में चंद्रगांव नलकूप अधिक पाए जाते हैं, जिन्हें थार का घड़ा कहा जाता है। चंदन नलकूप को मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और बाघा पट्टी की बात करें, अजमेर और नागौर के बीच में है, दोनों ही पूछी जा सकती हैं और यहाँ से हमेशा पूछी जाती है क्वेश्चन, लाठी सीरीज और बाघा पट्टी, कोर पट्टी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ध्यान रखना। दोनों को कभी कभी ये कंफ्यूज कर देते हैं, तो दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्माण काल के आधार पर अरावली एक फलित पर्वतमाला है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन है 1, केवल 3, 1, 2, इनमें से कोई नहीं, 69%। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रह जाएगा 3। 1 और 2 दोनों सही हैं, आपका सही आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर तीसरा नहीं रहेगा, आपका सेकंड ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका, केवल थर्ड। प्रथम स्थिति के आधार पर अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। देखिए शुरुआत कर लेते हैं। निर्माण काल के आधार पर अरावली एक प्राचीनतम पर्वतमाला है। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली एक बलित पर्वतमाला है। वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, तो वहाँ पर आपका उल्टा किया गया था क्वेश्चन में। निर्माण काल के आधार पर आपको दिया गया था बलित पर्वतमाला और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर प्राचीनतम पर्वतमाला कहा था। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर हो गई आपकी। अरावली निर्माण काल में प्री कैम्ब्रियन काल है। अब निर्माण काल की बात करें तो काल पूछा जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार पूछा गया है। अब अरावली में कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 9% भाग पर फैली हुई है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर। सिरोही से लेकर झुंझुनू तक अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर, राजस्थान के अंतर्गत 550 है। वर्तमान अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में, न्यूनतम अजमेर में। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार उदयपुर और अरावली न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सारे के सारे कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो गए। पूर्वी मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य विकल्प को छांटिए। यहाँ पर यह राज्य के 23.9% भूभाग पर फैला है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर संपर्क रेखा द्वारा विभाजित है। यह सिंधु घग्गर नदी द्वारा निर्मित है। प्रदेश के उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा का जवाब है 29%। असत्य विकल्प कौन सा है, ये छट रहा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सिंधु घग्गर द्वारा निर्मित मैदान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला पूरब में स्थित राजस्थान का प्रदेश का पूर्वी हिस्सा समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। इस प्रदेश को राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर विस्तृत भाग है। लगभग 23.9% भाग पर फैला हुआ है। लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लगभग 1/4% क्षेत्रफल में 2/5 जनसंख्या का निवास है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा द्वारा विभाजित किया गया है। इसका सामान्य ढाल की बात करें तो पूर्व यह मैदान नदी बेसिन प्रदेश है, जो गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित है। ढाल पूर्व की ओर है। मैदान दक्षिण पूर्वी सीमा विंध्याचल पठार द्वारा बनाई गई है। अंतर्गत अडवार, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, टोंक, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सोनभद्र जिले आदि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। प्रदेश का उत्तरी भाग जलोढ़ मृदा का है। इस पर कुछ श्रेष्ठ और कॉटाजाइट की एकाकी पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। मरकान संबंधित हैं मरुस्थल में बनने वाले जलभराव से, मरुस्थल में स्थित खारी झील, मरुस्थल में लगने वाला कर, मरुस्थल में बनने वाले बाल का स्तूप 69%।
तो बरखान बाल का स्तूप होते हैं। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा, पहले ही पढ़ लिया है हमने ये। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति को बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार होते हैं इसकी जो आकृति है बाल का स्तूप की। इन दोनों भुजाओं के बाद 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई, ऊंचाई 10 से 20 मीटर, सर्वाधिक गतिशील होते हैं। मजदूरी में सबसे ज़्यादा योगदान बरखान बाल का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी, चूरू के भालेरी और बीकानेर में पाए जाते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सही उत्तर माही बेसिन, चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, लूड़ी बेसिन। छप्पन का मैदान आपको पता ही है कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो आप देख सकते हैं माही बेसिन को सीधा छप्पन के मैदान से मिला दीजिए। चंबल बेसिन में उत्कात स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। बनास बाणगंगा बेसिन पीडमाउंट का मैदान, लूड़ी बेसिन 60 क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। माही छप्पन के मैदान, चंबल बेसिन उत्कात स्थलाकृति, बनास बाणगंगा बेसिन पीडमाउंट मैदान, लूड़ी बेसिन 60 क्षेत्र। आकरवुड फॉसिल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जोधपुर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से इयोसीन काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ से वनस्पति जीवाश्म अवशेष मिले, उपयुक्त में से सभी सत्य कथन है। 1 केवल 3, 1 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका, केवल 3। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यहाँ से वनस्पति जीवावशेष मिले। आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर में स्थित। आकलवुड फॉसिल पार्क में जुरासिक काल के लकड़ी के जीवाश्म मिले। आकलवुड फॉसिल पार्क में स्थित लकड़ी के जीवाश्म 18 करोड़ वर्ष पूर्व और 180 मिलियन वर्ष पूर्व के आकलवुड फॉसिल पार्क में इस लकड़ी के जीवाश्म भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सही उत्तर का मिलान करना। तारागढ़, गोरमजी, नागपाड़। ऊंचाई दे रखी है 870 मीटर, 795 मीटर, 934 मीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर छाट रहा है आपको, कौन सा रहेगा। तो तारागढ़ की बात करें तो 870 मीटर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना। तो इसमें तीसरा गोरमजी, ये आती है 934 मीटर मध्य अरावली में। ये नागपाड़ की बात करें तो 795 मीटर ऊंची। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तारागढ़ 870 मीटर, गोरमजी टोडगढ़ ब्यावर 934 मीटर, नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पगल्या की नाल, हाथी दर्रा, भौरांग दर्रा, बड़दर्रा। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली। करेक्ट आंसर छांटना है यहाँ पर, कौन सा रहेगा, इनका मिलान करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। तो पगल्या नाल राजसमंद, हाथी दर्रा उदयपुर में, भौरांग दर्रा आपका सिरोही और बड़दर्रा पाली। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पगल्या की नाल राजसमंद में, हाथी दर्रा उदयपुर, भौरांग दर्रा सिरोही, बड़दर्रा पाली। EW से अभिप्राय है उपाध्य जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। 29%। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा आर्द्र जलवायु प्रदेश। तीसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। AW जलवायु प्रदेश कोपेन के द्वारा दिया गया। तो देखिए व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत थ्योरी के अंतर्गत भी पढ़ा था। तो BWHW जलवायु प्रदेश शुष्क मस्तलीय जलवायु प्रदेश है। BSH अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, CWG उपाध्य जलवायु प्रदेश, AW अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। प्रवाही क्या है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें, अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें, हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनें, पश्चिम विक्षोभ से आने वाली मानसूनी पवनें। 29%।
तो ये आंसर रहेगा आपको, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को प्रवाही कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन से आंसर रहेगा। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को प्रवाही कहा जाता है। प्रवाही हवाओं के कारण राजस्थान में अरावली के पूरब में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून की शिवालिक शाखा का मानसून राजस्थान में आता है, ध्यान रखना। कौन सी शाखा का मानसून आता है? शिवालिक। बंगाल की खाड़ी शिवालिक शाखा राजस्थान में अधिक वर्षा में सहयोग करती है। बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की एक शाखा म्यांमार के तट से टकरा भारतीय महाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब तक में वर्षा करती है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 25वां, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सांकेतिक कोड जलवायु प्रदेश EAD, CAW, TAW, DVW। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर छांटना है। कौन सा मैचअप है इसमें? उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से शुष्क आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। तो ये वर्गीकरण जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? थानवेट के द्वारा दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपको छांटना है, कौन सा रहेगा? EAD जलवायु प्रदेश उष्ण शुष्क मध्यवर्ती जलवायु, CAW शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु, CAW उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, DVW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट दावा आशा, पहला सही आंसर हो जाएगा। थार्मोमीटर ने राजस्थान की जलवायु तापमान वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा। ध्यान रखें, इसके वर्गीकरण का आधार तापमान भी था, वर्षा भी थी और वाष्पीकरण भी था। CAW जलवायु प्रदेश शुष्क आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, CAW वो DAW उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, DVW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश, EAD जलवायु प्रदेश उष्ण शुष्क मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की हमारी टेस्ट सीरीजों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।